हेलो गाइस। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि मेरे पास देखो बहुत सारे लोग आते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखने के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं बट उन्हें आइडिया नहीं होता कि एक्चुअली होता क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो ये एक छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया है जिससे मैं आपको बता सकूं कि बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में होता क्या है। आप इस वीडियो को देखना, ध्यान से देखना। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको क्लियर पिक्चर बता सकूं कि होता क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, जिससे कि आप कहीं पे भी पढ़ो, डजेंट मैटर कि आप मुझसे पढ़ो या कहीं पे भी पढ़ो। सो कम से कम आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आखिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो इंडस्ट्री आज देख रही है एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर। जब आप कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी में आप इंटरव्यू दोगे एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर, तो वो कंपनी आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप कहीं पे भी पढ़ो, कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है और आपको क्या चीज सीखना चाहिए। ठीक है। सो और आज के डेट में मैं अभी ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज के डेट में 2025 की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब इंडस्ट्री क्या मांग रही है एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर से। कुछ चीजें तो बेसिक रहेंगी ही रहेंगी, वो हमेशा पूछा जाएगा क्योंकि वो इंट्रीगेट है। एंड उसके बाद की चीजें हैं वो स्किल सेट है कि हमने कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास फ्रॉम द अदर जो भी पार्टिसिपेंट है, जो कैंडिडेट है, उनसे मेरे पास क्या एक्स्ट्रा है। सो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर जो होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे मैं पूरी बात कर रहा हूँ वेब एप्लीकेशन की। ठीक है। जो ब्राउजर पे चलता है या मोबाइल एप्लीकेशन भी आप ले सकते हैं। एक विंडो बेस्ड होता है, एक वेब एप्लीकेशन होता है। तो विंडो बेस्ड अब बहुत कम बनता है, 2-5% बनता है। 95% आज के डेट में आपको सिर्फ और सिर्फ वेब या मोबाइल एप्लीकेशन है। सो दोनों का ऑलमोस्ट एक ही तरीके से आर्किटेक्चर होता है। सो कोई भी सॉफ्टवेयर जो वेब एप्लीकेशन है, उसके बेसिकली 3 लेयर होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर एंड दिस इज द थर्ड लेयर। दिस इज कॉल्ड डेटाबेस, दिस इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक लेयर एंड दिस इज कॉल्ड जीयूआई लेयर, या प्रेजेंटेशन लेयर भी इसे बोलते हैं। ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन का, ये वेब एप्लीकेशन का, ये मिनिमम 3 लेयर होगा ही होगा, ये आप समझ लो। ठीक ना। अब क्या होता है कि एक एप्लीकेशन हम सोचते हैं, ओके, दूसरा एक एप्लीकेशन हम यहाँ सोचते हैं। दिस इज ऑल्सो जीयूआई लेयर, दिस इज ऑल्सो बिजनेस लेयर एंड दिस इज डेटाबेस लेयर। दो एप्लीकेशन अलग अलग है। अभी मैं एक एप्लीकेशन पे आपको समझा रहा हूँ, और कोई भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है। तो एज्यूम करते हैं बहुत सिंपल सा एक कि मैं लेता हूँ कि जो हर कोई यूज करता है आज की डेट में, लेट से मेक माई ट्रिप या पेटीएम या कोई भी एप्लीकेशन आप ले लो जो इस टाइप का है। या इन सिर्फ एक एप्लीकेशन अगर लेना है तो आप आ, चलो हम मेक माई ट्रिप को ही लेके बात करते हैं। ठीक है। सो मेक माई ट्रिप जब आप ओपन करते हो तो क्या होता है, फ्रंट एंड उसका ओपन हुआ, यहाँ पे आपका डेटा कैप्चर करता है। जीयूआई लेयर हमेशा यूजर का डेटा कैप्चर करता है, और जब आप सेव या सबमिट करते हो तो आपका वो डेटा बिजनेस लेयर में जाता है। सो जीयूआई लेयर यूजर के डेटा कैप्चर करने के लिए होता है। आपका डेटा गया यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। बिजनेस लेयर में सारा कोड लिखा होता है, बिजनेस लॉजिक होता है
कि अगर ये डेटा आ रहा है तो हमें क्या कोड रन करना है। मतलब वहाँ पे जो भी जावा प्रोग्रामर होते हैं, जावा डेवलपर होते हैं या डॉट नेट डेवलपर होते हैं या पीएचपी या पाइथन डेवलपर होते हैं, वो सारा कोड उनका यहाँ पर होता है। यहाँ पे भी कोड होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर एचटीएमएल होता है, सिर्फ लुक एंड फील और फ्रंट एंड को बनाने के लिए होता है। लेकिन बिजनेस का जो भी लॉजिक होता है वो सब यहाँ होता है। रिक आपका डेटा आया, बिजनेस लॉजिक ने समझा कि मुझे इस डेटा के साथ क्या काम करना है, उस डेटा पे उसने अपना कोड रन किया एंड देन उस डेटा को आगे फॉरवर्ड कर देता है। ये रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में जाता है डेटाबेस के पास। देन डेटाबेस इसे रिस्पॉन्स कर देता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे डेटा को सेव किया, नहीं किया, कुछ एरर था, व्हाटएवर। सो एक रिस्पॉन्स इसे देता है एंड ये इस फाइनल रिस्पॉन्स को आगे फॉरवर्ड कर देता है कि आपके डेटा के साथ क्या हुआ। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट्स से कि फ्लिपकार्ट लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है। फ्लिपकार्ट पे आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, तो आपका रिक्वेस्ट गया बिजनेस लॉजिक लेयर में। यहाँ पे देखा कि यूजर ने एक्स वाई जेड प्रोडक्ट सर्च किया है, तो डेटाबेस में जाता है और वहां से उस प्रोडक्ट का लिस्ट लेकर आता है। लिस्ट लेकर आया और बिजनेस लेयर फ्रंट एंड को भेज देता है, वो दिखा देता है। क्या क्या दिखाता है और ये क्या लेके आता है डेटाबेस से? प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, उसके ऊपर कोई रिव्यू कमेंट है, उसका फीचर डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ डेटाबेस में होता है। डेटाबेस ने, लेट से आपने आईफोन सर्च किया, यहाँ आपका रिक्वेस्ट क्या गया? आईफोन। बिजनेस लेयर ने बोला अच्छा यूजर सर्च कर रहा है आईफोन, तो ये डेटाबेस को भेजता है। यहाँ पर सिर्फ लॉजिक होता है और कुछ नहीं होता है, कोड होता है। वो उस डेटा को भेजा डेटाबेस में। डेटाबेस ने बोला कि हाँ, आईफोन से रिलेटेड हमारे पास ये 10 टाइप के अलग अलग आईफोन है, उसका रिव्यू है, प्राइस है, मेमोरी की कितना, अलग अलग साइज का जो भी है, उसने जो भी उसके पास था डेटाबेस में वो सारा उसने इसे रिस्पॉन्स किया और ये इसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। देन वो आपको दिखा देता है। ये काम होता है। अब आपने उस आईफोन को ऐड टू कार्ट किया, बाय किया। अब पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट कैसे पेमेंट लेगा? आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट करेगा, करेक्ट? अब फ्लिपकार्ट में तो अपना कोई पेमेंट है नहीं कि आप फ्लिपकार्ट के या बैंक है फ्लिपकार्ट का, बैंक से आप पैसा डिडक्ट हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो आपके बोलता है आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है तो यूपीआई, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हो, एक्सेप्ट कैश ऑन डिलीवरी। तो अगर आप कोई पेमेंट मीडियम चूज करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वायर ट्रांसफर और यूपीआई के थ्रू, तो आपका सारा रिक्वेस्ट डेटाबेस से आया इसके पास, फिर आपने रिक्वेस्ट भेजा कि बाय। अब बाय करने के लिए इसका लॉजिक बोलता है अच्छा, लेट्स सपोज कि आईफोन ही इसका प्राइस है 50,000 रुपीज। तो ये समझ जाता है कि यार इसके डेटाबेस में भेजने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यूजर पेमेंट करना चाहता है और पेमेंट करने के लिए मुझे यूजर के बैंक को एक्सेस करना पड़ेगा। तो फ्लिपकार्ट आपके बाय, जब आप पेमेंट करते हो तो वहां पे आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट, ये कैप्चर करता है एंड देन वो डेटा एक दूसरे सॉफ्टवेयर को भेज देता है। वो फिर इसके डेटाबेस में नहीं जाएगा, वो इसके पास आएगा और ये इस डेट इस बिजनेस लेयर को भेजता है। और ये एप्लीकेशन है आपका बैंक। सपोज करो आपका बैंक है एचडीएफसी। ये रिक्वेस्ट क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन आ गया इसके पास ना, ये भेजता है डेटाबेस में, एचडीएफसी बैंक के डेटाबेस को, कि यूजर का ये कार्ड नंबर है, ये सीवीवी नंबर है, ये उसका एक्सपायरी डेट है, आप चेक करो। तो ये डेटाबेस चेक करता है, ये किसका डेटाबेस है? एचडीएफसी बैंक का। वो चेक करता है, बोलता है हाँ, यूजर का ये जो डेटा भेजा है वो सही है।
फिर वो बोलता है कि अच्छा ये डेटा सही है ना, तो इसमें से 50,000 रुपीज का परचेज है। तो ये बोलता है कि हाँ, डेटाबेस ये भी कंफर्म करता है कि हाँ, इस यूजर के कार्ड पे लिमिट अभी अवेलेबल है, या इसके डेबिट कार्ड में पैसा है, तो आप बैलेंस नहीं दिखाएगा, लिमिट अवेलेबल दिखाएगा कि हाँ ठीक है, आप 50,000 रुपीज डेबिट कर लो। फिर आप ओटीपी डालते हो एंड देन बैंक कंफर्म करता है कि ये पेमेंट डिडक्ट हो गया, एंड अगेन इसे मिलता है, ये इसे आता है, और आपको यहाँ पे दिख जाता है पेमेंट डन, पेमेंट सक्सेसफुल। ये प्रोसेस चलता है। अब आप कोई भी एप्लीकेशन उठा के देखो, आपको यही चीज मिलेगा। पेटीएम उठा के देख लो, पेटीएम का आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आप किसी शॉपकीपर का, किसी ग्रोसरी स्टोर में सपोज आपने कुछ परचेस किया, आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो, या आप सपोज करो किसी को 100 रुपीज सेंड कर रहे हो, तो आप उसके फ्रंट एंड पे 100 रुपीज डाल रहे हो, सबमिट कर रहे हो। सो ये आपका डेटा रिक्वेस्ट में गया, बिजनेस यूजर में गया। अब पेटीएम में तो अपना उसका कोई बैंक है नहीं जहाँ पे आप पैसा रखोगे, तो वो रिक्वेस्ट एक भेजा है इस मीडियम को, ये मीडियम भेज रहा है कि आप किस बैंक से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो। वो रिक्वेस्ट गया बैंक के डेटाबेस में, बैंक का डेटाबेस बोलता है कि हाँ, इस यूजर के अकाउंट पे पैसा बैलेंस अवेलेबल है, ये 100 रुपीज ट्रांसफर करना चाहता है, तो 100 से ऊपर अवेलेबल है। देन आप सबमिट करते हो, रिक्वेस्ट गया, फाइनली आपको दिखाता है कि ट्रांसफर सक्सेसफुल। ये आपको आज कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऐसे काम करता है। अब हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशन है, वो इंटीग्रेट नहीं हो रहा है दूसरे एप्लीकेशन के साथ, लेकिन यहां से डेटा यहां तो जाएगा आपका, ठीक है, इस सिस्टम में नहीं आएगा। बैंक वहां पे सपोज करो कि बैंक इन्वॉल्व नहीं है, सपोज करो बैंक इन्वॉल्व नहीं है, लेट सपोज कि मैं बोलता हूं कि आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो, इंटरप्राइज एप्लीकेशन ले लो, या बैंकिंग एप्लीकेशन ही ले लेते हैं। आप सीधे बैंक अपना एक्सेस कर रहे हो, आपने यूजर आईडी पासवर्ड कहाँ डाला, फ्रंट एंड पे, आपका डेटा गया बिजनेस लेयर के पास, इसने बोला अच्छा यूजर आईडी पासवर्ड आया है, ठीक है मैं डेटाबेस में भेज देता हूँ। डेटाबेस कंफर्म किया कि हाँ ये सही है, आपको रिस्पॉन्स दिखाया, आप लॉग इन कर गए सिस्टम में। अब आपने जो भी नेविगेट किया, अकाउंट बैलेंस चेक कर रहे हो, बेनिफिशियरी ऐड करो, वॉट एवर, लेकिन आपका डेटा एज ए रिक्वेस्ट तो जाएगा ही यहाँ पे, और ये रिस्पॉन्स के थ्रू आएगा ही। अगर सिंगल सिस्टम है तब भी डेटा तो लेके जाएगा ही। तो टेस्टिंग में तीन चीज हो गया यहाँ पे। पहला, फर्स्ट थिंग ये पार्ट, सेकंड जो डेटा लेके जा रहा है यहाँ पर, एंड थर्ड ये तीन चीज को टेस्ट करना, इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैनुअली। और जब हम इसे टेस्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को, सो दिस इज कॉल्ड GUI फंक्शनल टेस्टिंग। जो डेटा लेके जा रहा है, जो डेटा लेके जा रहा है, आप देखो सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से डेटा यहाँ गया, देन यहाँ पे कुछ कंप्यूटेशन हुआ, देन ये डेटा यहाँ गया, देन डेटा फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो काम करता है दैट इज कॉल्ड API टेस्टिंग। अब वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड API टेस्टिंग। यहाँ पे दो अलग अलग सिस्टम के साथ हो रहा है, एंड ये क्या वो आपने जो डेटा भेजा वो सही जगह डेटाबेस में स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही कॉलम में स्टोर हो रहा है कि नहीं, सही टेबल में स्टोर हो रहा है कि नहीं, इसे भी वैलिडेट करना होता है। सो दिस इज कॉल्ड डेटाबेस टेस्टिंग। अब ये तीन चीज जब आप करते हो, सीखते हो, दिस इज कॉल्ड मैनुअल टेस्टिंग आज के डेट में। दिस इज कॉल्ड मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग ये नहीं है कि सिर्फ इसे आप टेस्ट कर लो, दैट इज मैनुअल टेस्टिंग। ये आज से होता था 15 साल पहले, 15-16 साल पहले, 2004 5 6 7 तक।
लेकिन आज की डेट में एज ए मैनुअल टेस्टर आपको ये सारी तीनों चीज को टेस्ट करने आना चाहिए। मीन्स GUI testing, API testing, and database testing, then you will be referred as a manual tester, and then आपको कंपनीज इन एंटरटेन करेगी, आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा। एंड दूसरा होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग इस पार्ट को भी ऑटोमेट करते हैं, इस पार्ट को भी ऑटोमेट करते हैं। तो जब GUI फंक्शनल टेस्टिंग को हम मैनुअल वर्क ना करके ऑटोमेशन के थ्रू करते हैं, so that is called GUI automation। सेकेंड वाले पार्ट को जब करते हैं, दैट इज कॉल्ड API ऑटोमेशन। डेटाबेस वाले को ऑटोमेट नहीं करते, क्योंकि डेटाबेस में स्टोरेज है, वहां पे सिर्फ चीजें जो रिक्वेस्ट जाएंगी वो सेव होंगी। सो दैट इज ऑटोमेशन। कि जब GUI को ऑटोमेट करते हैं सो GUI ऑटोमेशन, API को ऑटोमेट करते हैं API ऑटोमेशन। लेकिन जब तक ये तीनों काम नहीं होगा, सही वर्क नहीं कर रहा है, तब तक हम यहाँ पे मूव नहीं करते हैं। तब तक ना तो हम GUI ऑटोमेशन करेंगे, ना तो API ऑटोमेशन करेंगे। जब ये मेरा सही काम करेगा, मैनुअली एप्लीकेशन, मैनुअल टेस्टिंग जब मेरा सही चल रहा है, एप्लीकेशन सही काम कर रहा है, तब हम GUI ऑटोमेशन को करते हैं। API ऑटोमेशन हम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी बिना मैनुअल टेस्टिंग किए हुए हम, लेट सपोज कि बिना API टेस्टिंग मैनुअली किए हम API ऑटोमेशन कर सकते हैं, लेकिन करते भी है, लेकिन हम वहां पे भी मैनुअली ही पहले करते हैं। भले वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन पहले मैनुअली ही करते हैं एंड देन उसे ऑटोमेट करते हैं। सो मैनुअल तो हमेशा रहेगा, भले कभी हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, कभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब कभी हम उसे डॉक्यूमेंट करते हैं, कभी डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि क्लाइंट कैसे काम करवाना चाहता है। अगर क्लाइंट बोला कि नहीं, मुझे मैनुअल API नहीं करवाना है, मुझे सिर्फ API ऑटोमेशन करवाना है, तो इट डजंट मीन कि मुझे मैनुअल API नहीं करना पड़ेगा, अभी भी हमें करना तो पड़ेगा ही। हाँ, उसका वो पेमेंट नहीं करेगा, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्लाइंट के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसे इसका रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। क्योंकि बिहेवियर हमें मैनुअल करके ही पता चलेगा। ऑटोमेशन करके बिहेवियर पता चलता है, लेकिन हम ऑटोमेशन हमेशा पॉजिटिव चीज का करते हैं, हमेशा पॉजिटिव चीज का करते हैं, और मैनुअल हम निगेटिव चीज को भी टेस्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बेसिकली आपको सबसे पहले तो ये तीनों चीज सीखना पड़ेगा। एंड देन आज के डेट में जो अक्टूबर, अभी जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, अभी से पिछले 6-7 महीने से कंपनी अब सिर्फ इसके ऊपर नहीं डिपेंडेंट है कि मुझे जो टेस्टर्स चाहिए। हालांकि आज भी इंडस्ट्री में 80% काम आपको इसी पे होता है, 80%। लेकिन कंपनी आज बोलती है कि हमें जो रिसोर्स चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, जो प्रोफेशनल को मैं हायर करूंगा, उसे ये भी आना चाहिए, उसे ये भी आना चाहिए। अब ये दोनों करने के लिए अलग अलग मार्केट में टूल है। आपने नाम सुना होगा सिलेनियम, दूसरा है रेस्ट एश्योर्ड, एंड वन ऑफ द मोस्ट, जो आज के डेट में 2024 से ये टूल मार्केट में जो कोहराम मचाया है, दैट इज अ प्ले राइट। अब GUI ऑटोमेशन सिलेनियम कर लेता है, API ऑटोमेशन के लिए रेस्ट एश्योर्ड है।
और प्ले राइट ये दोनों काम कर लेता है, एक ही टूल है जो दोनों काम कर लेता है। एंड दैट्स वाई ये इजी भी है सीखना, मार्केट में भी डिमांड ज्यादा है, और मतलब इस दोनों इसके रेस्पेक्ट में आप कह लो कि 80% कम कॉन्फ़िगरेशन करना है, कम हेडेक है इसमें। इसलिए ये आज के डेट में इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि आज आप अभी मैं आपको ये कम से कम समझा पाया कि आपको अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखना है तो ये तीन चीज मैनुअल टेस्टिंग के अंदर कंपलसरी है, ये चीज आपको आना चाहिए। एंड दिस इज द एड ऑन स्किल सेट, आप इस चीज को स्किल सेट में ऐड कर रहे हो, और अगर ये आप ऐड कर रहे हो 40-50% भी अगर आप डिलीवर करते हो तो इंडस्ट्री बाकी लोग से ज्यादा आपको प्रेफरेंस देगी। क्योंकि ऑब्वियस है कि वो अपने काम को देखेगा, और उसे पता है कि अगर मैनुअल टेस्टिंग भी आता है और अगर ऑटोमेशन भी आता है तो मैं उसे ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। मल्टी टैलेंटेड रिसोर्स को ऑलवेज ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, राइट? सो दिस इज द प्योर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो आपको आना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक चीज लेके बैठोगे कि हाँ मैं ये सीख लिया अब मैं जॉब सर्च करता हूँ, एक भी आपको कॉल नहीं आएगा, एक भी, फ्रैंकली स्पीकिंग। और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपको पढ़ना क्या है, इंडस्ट्री क्या मांग रही है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं तो आप मेरी भी बात का भरोसा मत करो। आप सबसे बड़ा इंडिया का जो जॉब पोर्टल है आप खुद से वेरीफाई करो, सबसे बड़ा जो इंडिया का जॉब पोर्टल है, आप उस जॉब पोर्टल जो कि naukri.com है, आप उस पे जाओ, वहां पे आप सर्च करो, और 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस आप डाल दो कि सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग स्किल सेट में आप मैनुअल टेस्टिंग डाल दो, और 1-2 साल का एक्सपीरियंस, लोकेशन कोई भी सिलेक्ट कर लो, और जो जॉब डिटेल ओपन होगा आप उसमें चेक करो कि क्या सिर्फ वो जीयूआई फंक्शनल टेस्टिंग मांग रहा है, कितने ऑटोमेशन कहीं मांगेगा तो उसको स्किप कर देना, लेकिन मैनुअल टेस्टिंग में क्या सिर्फ जीयूआई फंक्शनल टेस्टिंग मांग रहा है, वो आपको रियलिस्टिक डेटा देगा। जो कंपनीज उस पे जॉब पोस्ट करती है, जॉब डिटेल आता है, उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर करके आपको डेटा देगा। हाँ, कुछ रिजल्ट में हो सकता है ऑटोमेशन का भी मेंशन कर दे, बट उसको फॉर टाइम बिंग आप स्किप कर दो, आप उन जॉब डिटेल को देखो जहां पे कि मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर जॉब डिटेल मेंशन है। तो वहां पे आपको ये तीनों चीज कंपल्सन है, मिलेगा ही मिलेगा, बिना इसके वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे। आज के डेट में दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको ये तीनों चीज आना चाहिए। अब एक तरीका है कि ये तीनों चीज ठीक है, चलो मैं सीख रहा हूँ, तो मैं जहाँ पे भी सीख रहा हूँ मैं नोट्स बनाते जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं नोट्स को याद कर रहा हूँ, सारे डेफिनेशन दिस दैट सब मैंने याद कर लिया, तो अभी भी आप गलत हो। आप बुक लिखने नहीं जा रहे हो, सबसे पहले तो चीज आपको ये ध्यान रखना है। आप जो ये प्रोफेशनल कोर्स है, आप जो कोर्स करने जा रहे हो, इसके बेसिस पे आपको वहां काम करना है, ना कि वहां जाके नोट्स बनाना है, लिखना है, या रिटेन एग्जाम देना है। आपको काम करना है, इंटरव्यू होगा, आपको समझाना है। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन दे दिया उसका आंसर लिखो, ऐसा तो नहीं होता। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है चीजों को। काम करोगे, सिलेक्शन हुआ, आप काम करोगे तो वहां पे भी आपको प्रैक्टिकल सब कुछ करना है। वहां पे तो ऐसा है नहीं कि नोट्स में क्या लिखा है, अच्छा ये स्टेप है ये करना है, वो तो होगा नहीं वहां। तो इसको सीखने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रोजेक्ट, सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम आपको करना है। अब प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है, कितने प्रोजेक्ट पे काम करना है? एक प्रोजेक्ट आपको थ्योरी समझा दिया गया, एक प्रोजेक्ट पे काम कर, हाँ करवा तो दिए प्रोजेक्ट, नहीं जी।
आप सीख रहे हो इसलिए नहीं कि आपको एग्जाम जाके देना है, आपको वहां पे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको रियल एनवायरनमेंट में काम करना है, इंटरव्यू में रियल एक्सप्लेन करना है, रियल एनवायरनमेंट की चीजों को एक्सप्लेन करना है। तो एक प्रोजेक्ट से आपका काम नहीं बनेगा, कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आएगा, अरे भाई 2 से 3 प्रोजेक्ट करेंगे तो कंपनी में एक एक प्रोजेक्ट तो 6 6 महीना कम से कम 1 साल का होता है, तो 3 साल लग जाएगा मुझे करने में। नहीं, प्रोजेक्ट पूरा मत करो, 1 से 2 मॉड्यूल, मैं तो बोलता हूँ कि कम से कम 2 से 4 मॉड्यूल पे काम करो, 2 से 4 मॉड्यूल पे हर प्रोजेक्ट में काम करो। और वो कोई भी एप्लीकेशन मत उठाओ कि हाँ मैं जीमेल पे टेस्ट केस लिख रहा हूँ, मैं फ्लिपकार्ट पे ये काम कर रहा हूँ, मैं XYZ। एक एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन तब आपको समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हो क्या रहा है एप्लीकेशन के साथ, आप क्यों कर रहे हो ये काम, क्या इम्पैक्ट होगा उसका एप्लीकेशन पे। तो एक एप्लीकेशन का 2 या 2 से 4 मॉड्यूल पे काम करो, फिर दूसरा एप्लीकेशन का 2 से 4 मॉड्यूल पे काम करो, फिर तीसरा। तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा जो मैं जो काम कर रहा हूँ वो कैसे एक दूसरे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल के साथ सिंक है, कैसे काम करता है मेरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तब आपको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होगा, रियल एक्सपीरियंस होगा, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होगा, जो प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होता है वो चीजें तब आपको पता चलेंगी। ओके, सो दिस इज व्हाट द एक्चुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज। मैनुअल मैंने समझाया, और मैनुअल को ही जब हम कोड के थ्रू ऑटोमेट करते हैं, सो दैट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग। लेकिन जो मैनुअल हम काम करते हैं उसी चीज को ऑटोमेट करते हैं, ऑटोमेशन में कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं होता कि हम मैनुअल में इसको छोड़ दिए थे इसको चलो ऑटोमेशन में करेंगे, नहीं। जो मैनुअल पे करेंगे वही काम हम उसको अब कोड के थ्रू करते हैं, फास्ट करने के लिए, टाइम बचाने के लिए। मतलब अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, तो मान लो कि आपके घर में किचन में वॉशरूम में टैप वाटर का कनेक्शन लगा हुआ है, लेकिन अभी आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने बोला यार पानी का मोटर अभी नहीं लगाते। वो आपके छत पे टंकी भी लगा हुआ है, सब कुछ हो गया है, लेकिन थोड़ा पैसा आपने बोला कि अभी नहीं लगाते हैं, बाद में लगाएंगे। ठीक है जी। अब आपको पानी चाहिए तो आप क्या करोगे, हैंडपंप से बाल्टी में पानी भरोगे, फिर छत पे जाओगे टंकी में डालोगे, और 1 बाल्टी 2 बाल्टी 10 बाल्टी से तो सब जगह पानी नहीं आएगा, कम से कम आपको आधी टंकी फुल फिल करनी पड़ेगी, तब थोड़ा बहुत पानी 2 घंटे 4 घंटे के लिए आपको मिलेगा, अगर आप मतलब बचा बचा के पानी यूज कर रहे हो तो। करेक्ट। तो ये अब आधा टंकी भरने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटा तो लग जाएगा, कम से कम। दिस इज मैनुअल वर्क। अब आपके पास पैसे आ गए तो आपने बोला यार अब मैं पानी का मोटर लगा देता हूँ, पानी का मोटर लगा दिया। अब वो मोटर कोई एक्स्ट्रा काम तो नहीं कर रहा है, वो पानी ही तो पहुंचा रहा है सिर्फ टंकी में, लेकिन आपका टाइम बचा रहा है कि आपने स्विच ऑन कर दिया, जाना आप ही को पड़ रहा है स्विच ऑन करने, आपने स्विच ऑन कर दिया। अब जो काम आप 4 घंटे में करते थे वो आधे घंटे में पानी अपने आप भर गया, लेकिन स्विच ऑन करने के बाद आपको वहां बैठने की जरूरत नहीं, आप अपना दूसरा काम भी कर रहे हो। करेक्ट। तो ऑटोमेशन कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा है, वही काम कर रहा है, पानी ही भरने का काम कर रहा है, लेकिन टाइम यहां बचा रहा है, यहाँ पे टाइम बचा रहा है। लेकिन जब आपका टाइम बचा रहा है पानी का मोटर, तो आपने एक चीज देखा कि मैनुअल वो जब आप कर रहे थे तो 4 घंटे तो लग रहे थे, लेकिन पैसा आपका नहीं लग रहा था। अब पानी का मोटर, 20,000 का मोटर आपने लगाया, प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी डेली कंज्यूम कर रहा है कुछ एक्स्ट्रा, एक तो 20,000 रुपये फिक्स कॉस्ट हो गया,
प्लस वन टाइम कॉस्ट। लेकिन रेकरिंग कॉस्ट एक आपका बढ़ गया ना। पहले मान लो बिजली का बिल आपका 500 आता था, अब पानी का मोटर चल रहा है तो 550 आएगा, 50 रुपये एक्स्ट्रा पर डे का बढ़ा। एक राउंड फिगर में लेते हैं, 50 रुपये बढ़ा। अब ये रेकरिंग कॉस्ट बढ़ा ना। लेकिन आपने बोला कि यार 50 रुपये चलो मैं बियर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 4 घंटा ना मुझे जिंदगी भर चढ़ाना पड़ेगा। मतलब लॉन्ग रन पे मुझे ये 4 घंटा एक्टिविटी डेली करनी पड़ेगी। और अभी मैं 50 रुपये दे रहा हूँ, चलो आगे चल के 100 रुपये भी हो जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि मेरा टाइम बच रहा है। राइट? ऑटोमेशन भी वही काम करता है। पैसे बढ़ जाएंगे, टाइम आपका सेव हो जाता है। और पैसा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है ना। 50 रुपये आपका वहां बढ़ रहा है, 500 रुपये पहले देते थे, 50 रुपये एक्स्ट्रा आप दे रहे हो। लेकिन 4 घंटा आपका बच रहा है, पूरा 4 घंटा। आपको स्विच ऑन करने में 10 सेकेंड लग रहा है, स्विच ऑफ करने में 10 सेकेंड। पूरा आपका 4 घंटा बच रहा है, 1 मिनट से भी कम टाइम पे आप ये काम खत्म कर दे रहे हो। राइट? तो मेनली ऑटोमेशन हम इसीलिए करते हैं, अपने टाइम को बचाने के लिए। लेकिन काम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है ऑटोमेशन, वो वही काम कर रहा है जो आप मैनुअल करते थे। तो उसी तरह मैनुअल टेस्टिंग तो कंपल्सन है ही, बिना उसके ऑटोमेशन की तरफ हम जा ही नहीं सकते। ठीक है। सो और अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ ऑटोमेशन ही सीख लेता हूँ, इंडस्ट्री में चला जाऊंगा, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि नहीं होगा। लेकिन आप समझ लो 80% कंपनी में आज भी ऑटो मैनुअल होता है। जिस प्रोजेक्ट के लिए आप गए हो वहां पे आपने ऑटोमेशन किया, बहुत अच्छा, 1 साल 2 साल 4 साल चला प्रोजेक्ट, आप बहुत वाहवाही लिए, बहुत सब कुछ अच्छा चला। उसके बाद आप कंपनी के लिए, कंपनी आपको बोलेगी कि भाई हम उतना पैसा ही नहीं दे सकते आपको। मैनुअल सीखना तो जरूरी है। मतलब ये आप समझ लो कि एंट्री गेट है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। सो दिस इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब आपको ये सोचना है कि आप अगर सीखने जा रहे हो, कोई कहीं पे भी सीखने जा रहे हो, तो कम से कम आपको ये एक आइडिया तो लग गया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में होता क्या है और मुझे सीखना क्या है। ठीक है। चलो मैं इसे यहीं पॉज करता हूँ।